अस्सलामुअलैकुम। सो टुडे वी विल डिस्कस एक्साइटेशन ऑफ स्केलेटल मसल, जिसके अंदर हम न्यूरो मस्कुलर जंक्शन को देखेंगे कि कैसे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में जो नर्व सिग्नल है वो मसल तक ट्रांसफ़र होता है और उसके बदले में कैसे मसल कंट्रैक्ट करता है, जिसे हम एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग का नाम देते हैं। तो हम ये सब कुछ जो है डायग्राम्स हैं उससे मैं आप सबको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि हम इसे ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें। बेसिकली सबसे पहले जो हमारे सामने ये डायग्राम है ये मोटर एंड प्लेट को शो कर रही है। अब मैं बताता हूँ मोटर एंड प्लेट किसे कहते हैं। तो बेसिकली जो एक नर्व फाइबर होता है वो डिफरेंट जो मसल फाइबर्स हैं उनके साथ जंक्शन बना रहा होता है, जिसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। एक जो नर्व फाइबर है वो ऑलमोस्ट 10 से लेकर 100 तक मसल फाइबर्स के साथ जंक्शन बना रहा होता है। और ये जो जंक्शन है ये मसल का फाइबर का जो ऑलमोस्ट सेंटर है उसकी बेली वाला जो पार्ट है वहाँ पर बन रहा होता है मोस्टली। और ऑलमोस्ट 95% मसल्स के अंदर ओनली जो एक नर्व फाइबर है वो एक मसल फाइबर को सिर्फ एक ही नर्व फाइबर जो है इनर्वेट कर रहा होता है, जबकि जो एक नर्व फाइबर है वो एक से ज़्यादा 3 से लेकर 100 तक जो मसल फाइबर हैं उनको इनर्वेट कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि नर्व फाइबर कहते किसे हैं। जो एक नर्व फाइबर है वो जो हमारा न्यूरॉन का एक्सोन होता है उसी का एक दूसरा नाम है नर्व फाइबर। तो जैसे इस डायग्राम में हम देखें तो सबसे पहले एक एक्सोन को लेबल किया हुआ है, ये बेसिकली एक नर्व फाइबर है। उसके बाद वो माइलिन शीथ से कवर्ड है। उसके बाद ये उसका टर्मिनल पोर्शन है। तो जैसे जैसे वो मसल फाइबर के करीब आता है वो डिफरेंट टर्मिनल ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाते हैं और ये जो टर्मिनल ब्रांचेस हैं ये फर्दर फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बना रही होती हैं और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मोटर एंड प्लेट। इसके अलावा जो टर्मिनल पोर्शन है उसके जो फीचर्स हैं उनको देखें तो ये जो टर्मिनल पोर्शन है इसके अंदर हमें माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेस में मिलेंगे क्योंकि वो एटीपी प्रोड्यूस करते हैं और उनसे जो प्रोड्यूस होने वाली एटीपी है वो बेसिकली जो एसिटाइल कोलिन है उसकी सिंथेसिस करवाती है यहाँ पे टर्मिनल पोर्शन में। बेसिकली ये जो एसिटाइल कोलिन है ये कोई पीछे से सिंथेसाइज होकर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं होता, बल्कि ये इसी जगह पे जो है सिंथेसाइज हो रहा होता है और उसकी जो लिए एनर्जी है वो प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी एक्सेस में होंगे। तब इस डायग्राम को हम बेसिकली देखें तो इससे हम समझेंगे कि कैसे न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन होती है। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर्स को हम देखेंगे तो ये जो हमारे पास ऊपर येलो कलर में हिस्सा नज़र आ रहा है ये नर्व फाइबर का टर्मिनल पोर्शन है और जो नीचे रेड में पोर्शन है ये एक मसल फाइबर का पोर्शन है। तो ये जो नर्व फाइबर है इसके ये जो मेम्ब्रेन है इसे हम न्यूरल मेम्ब्रेन या प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर हम इस पर नज़र दौड़ाएं तो हमें ये लीनियर बार पोर्शंस नज़र आ रहे हैं जिसे हम डेंस बार कहते हैं। इनके बिल्कुल साथ हमें प्रोटीन स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो कि पूरी ऑल द वे पूरी मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर रहा है। बेसिकली ये प्रोटीन जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कैल्शियम चैनल्स हैं। बेसिकली ये वोल्टेज गेटेड जो है कैल्शियम चैनल्स हैं, यानी कि जैसे ही वोल्टेज चेंज होगी तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे कैल्शियम चैनल्स और उसी के चेंज होने से फिर बंद हो जाएंगे। और इसके अंदर जो हमें वेसिकल्स नज़र आ रही हैं ये एसिटाइल कोलिन वेसिकल्स हैं। इनके अंदर जो ग्रीन ग्रीन डॉट्स हैं ये एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल्स हैं और ये जो बार्स हैं इनके एडजेसेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रिलीज साइट्स हैं, यानी कि इस जगह पर फ्यूज़ होकर जो एसिटाइल कोलिन है वो रिलीज़ हो जाएगी एक्सोसाइटोसिस से। और उसके नीचे ये जो गैप है ये जो जगह इसे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। और उसके बाद ये नर्व फाइबर की मेम्ब्रेन आ जाती है सार्कोलेमा और ये सार्कोलेमा है इसके अंदर डिफरेंट इन्वेजिनेशंस होती हैं, जैसे कि मैं आपको ऊपर वाले डायग्राम पे दिखाता हूँ। ये एक सार्कोलेमा इसके अंदर ये डिफरेंट जो है इन्वेजिनेशंस हैं। बेसिकली इन इन्वेजिनेशंस का काम है कि यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है जो कि नर्व फाइबर के कंटेक्ट में है उसका बेसिकली ये सरफेस एरिया जो है उससे बढ़ाने का काम करता है। और इन जो इन्वेजिनेशंस हैं इनको इन्वेजिनेशंस को हम कहते हैं सब न्यूरल क्लेफ्ट्स। और ये जो एक ट्रफ सा एरिया है हमारे पास इसे हम सिनेप्टिक गटर या फिर सिनेप्टिक ट्रफ भी कहते हैं। और जो दरमियान में इनके जो गैप है वो तो बेसिकली ये जो वेसिकल्स हैं एसिटाइल कोलिन वेसिकल्स ये अपनी जगह पे यहाँ पे पक्की फिक्स्ड हैं। वो कैसे फिक्स्ड हैं क्योंकि ये एक प्रोटीन की मदद से ना जो सेल का एक्सोस्केलेटन है उसके साथ ये अटैच्ड हैं। उस प्रोटीन का नाम है सिनेप्सिन प्रोटीन। तो ये जो सिनेप्सिन प्रोटीन है ये जो एसिटाइल कोलिन वेसिकल्स हैं उनको एक प्लेस में रखती है फिक्स, लेकिन इसके रिलीज़ होने के लिए इसको हमें उस जगह से हटाना पड़ेगा। तो वो कैसे होता है कि जब एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे टर्मिनल पोर्शन में आता है तो वो जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स हैं उस एक्शन पोटेंशियल की वजह से ओपन हो जाते हैं।
तो उनके ओपन होने की वजह से जो हमारे सिनेप्टिक क्लेफ्ट है उसके अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर कैल्शियम आयंस की एक्सेस होती है। तो वहाँ से जो कैल्शियम आयंस हैं वो डिफ्यूजन के ज़रिए डिफ्यूज़ हो जाते हैं, हमारे न्यूरल फाइबर जो है उसके अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो न्यूरल फाइबर के अंदर डिफ्यूज़ होने के बाद ये कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज एक है मॉलिक्यूल हमारे नर्व फाइबर के अंदर होता है, ये उसके साथ अटैच हो जाता है और उसके साथ अटैच होने के बाद ये जो है जो सिनेप्सिन है उसको ये डीएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से जो ये एसिटाइलकोलिन है ये फ्री टू मूव हो जाती है। और ये जब ये फ्री टू मूव हो जाती है ये मूव करके ये टर्मिनल पोर्शन पे आती है, रिसेप्टर साइट के साथ अटैच होती है, फ्यूज़ हो जाती है मेम्ब्रेन के साथ और फिर एक्सोसाइटोसिस जो एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल्स हैं और सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर सब रिलीज़ हो जाते हैं। तब तक हमने देख लिया कि ये एसिटाइलकोलिन यहाँ से कैसे रिलीज़ होता है। अब रिलीज़ होने के बाद एसिटाइलकोलिन कैसे नर्व फाइबर तक सिग्नल पहुँचाते हैं हम वो देखेंगे। तो बेसिकली जो हमारा नर्व फाइबर है इसके ऊपर ये हमें ब्लैक बार्स नज़र आ रहे हैं, ये हैं एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। और असल में ये जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स हैं ये एक चैनल्स हैं जो कि एसिटाइलकोलिन के अटैच होने से खुल जाते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं एसिटाइलकोलिन रेगुलेटेड चैनल्स। तो जब अब हम ये देखते हैं दूसरे डायग्राम पे, इस डायग्राम को हम देखते हैं, यहाँ पे ये वही एसिटाइलकोलिन रेगुलेटेड चैनल्स हैं। तो ये देखें जब एसिटाइलकोलिन का मॉलिक्यूल इस पर अटैच नहीं होता तो ये क्लोज्ड होते हैं, लेकिन जब दो एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होंगे तो उसी टाइम ये जो है ये ओपन हो जाएंगे और इनके अंदर से जो पॉजिटिव आयंस हैं वो फिर इजीली मूव कर सकेंगे। इनके अंदर से नेगेटिव आयंस इसलिए नहीं मूव कर सकते क्योंकि जो इनका माउथ है यहाँ पे हम देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज से माइनस साइन से वो शो करवा रहे हैं कि इसका माउथ नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव आयंस को बिल्कुल रिपेल करता है। तो सिर्फ जो पॉजिटिव आयंस हैं वो इसके अक्रॉस जो है मूव कर सकते हैं। और उनमें भी क्योंकि जो मसल फाइबर है उसका इटसेल्फ जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इनसाइड वो अबाउट -80 मिली वोल्ट्स होता है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से जो पॉजिटिव आयंस हैं वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करते हैं, अंदर से बाहर की तरफ मूव नहीं करते। तो बाहर से जो बाहर ज़्यादा कंसनट्रेशन में पॉजिटिव आयन होता है वो सोडियम होता है। तो बेसिकली इन चैनल्स से जो सोडियम आयंस हैं वो मसल फाइबर के अंदर आएंगे, वो जब मसल फाइबर के अंदर आएंगे तो उसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ होकर पॉजिटिव अबाउट +30 to +50 पॉजिटिविटी में जाएगा। और इसकी पॉजिटिविटी में जाने की वजह से जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट हो जाएगा मसल फाइबर के अंदर। तो इस तरह से जो है सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा हमारे नर्व एंडिंग से मसल फाइबर तक। बेसिकली ये सोडियम आयन जो है इनके अंदर आने से जो अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट होता है उस पोटेंशियल को हम कहते हैं एंड प्लेट पोटेंशियल। और ये जो एंड प्लेट पोटेंशियल है यही आगे कॉज करता है, जनरेशन करता है एक्शन पोटेंशियल की मसल फाइबर के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं कि एसिटाइलकोलिन जो है ये यहाँ पे आके अटैच तो हो गया है, लेकिन इसके अटैच होने की वजह से तो ये जो चैनल है हमेशा खुला ही रहेगा और पॉजिटिव आयंस तो अंदर आते ही रहेंगे। अब ये दोबारा से बंद कैसे होगा? वो होता है बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल। वो कैसी होती है? ये जो हमारे पास सिनेप्टिक क्लेफ्ट है इसके अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। तो ये जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम है ये जो यहाँ पे एसिटाइलकोलिन अटैच हो जाती है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से जो चैनल्स हैं फिर से पहले की तरह बंद हो जाते हैं और बाकी का जो एसिटाइलकोलिन बच जाता है वो इधर उधर डिफ्यूज़ हो जाता है। तो इस तरह से एसिटाइलकोलिन रिमूव हो जाता है उसी वक्त और मसल जो है वो फिर से कुछ एसिटाइलकोलिन को रिकवर कर लेता है, कुछ दोबारा सिंथेसाइज कर लेता है। ये जो एंड प्लेट पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ है इस एसिटाइलकोलिन गेटेड चैनल्स की वजह से इट इज़ इनफ टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल थ्रू आउट द मसल फाइबर। तो इस पोटेंशियल की वजह से जितने भी सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होंगे इस नर्व फाइबर के मेम्ब्रेन में सारे ओपन हो जाएंगे, पॉजिटिव आयंस अंदर आएंगे, जिसकी वजह से जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट हो जाएगा और पूरा जो मसल है वो एक्साइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस तरह से जो भी एक्शन पोटेंशियल है वो मसल अलॉन्ग द मसल मेम्ब्रेन तो जनरेट हो गया, लेकिन वो सारा जो एक्शन पोटेंशियल है वो डीप टू द मसल जो डीप मायोफाइब्रिल्स हैं उन तक कैसे पहुँचता है। तो उसके लिए एक मसल्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। तो ये जो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स हैं ये थ्रू आउट, ये मैं नेक्स्ट डायग्राम से देखूँगा।
तो ये जो ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स होते हैं और जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये मिलके ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम बना देते हैं पूरे मसल में, जिससे जो सरफेस के ऊपर जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है मसल फाइबर की, वो डीप सारे मसल तक पहुंचता है और जिसकी वजह से पूरा मसल कंट्रैक्ट करता है। तो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग। और ये जो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स हैं, बेसिकली ये जो सार्कोलेमा है यानी कि मसल फाइबर के जो मेम्ब्रेन है, उसी की इनफोल्डिंग्स होती हैं जो कि ऑल द वे अक्रॉस द होल जो मसल फाइबर है उसमें ट्रांसवर्सली यूँ ना मूव कर रही होती हैं। यानी कि मसल फाइबर के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक कंप्लीट जा रही होती हैं। और इनके अंदर जो फ्लूइड होता है इनके ल्यूमन के अंदर, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ही होता है। बेसिकली यहाँ से ये सेल मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ फोल्ड होके पूरे मसल तक दूसरे एंड तक जाती है, ताकि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो अंदर पूरे मसल डीप टू द मसल पहुँच जाए। तो बेसिकली जो मसल फाइबर के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल जब स्प्रेड होता है, जो कि हम पहले अभी डिस्कस कर चुके हैं, वो बेसिकली जब सरफेस पे स्प्रेड होता है तो इन ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स के ज़रिए वो डीप टू द मसल जो होते हैं मायोफाइब्रल्स, वहाँ तक जो एक्शन पोटेंशियल है वो चला जाता है। तो ये जो नर्व की इनफोल्डिंग्स हैं वो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स होगी, उनके इर्द गिर्द एडजेसेंट जो है उनके इर्द गिर्द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक कंपार्टमेंट होता है जिसे हम टर्मिनल सिस्टर्नी कहते हैं। और फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अक्रॉस द होल सेल एक्सटेंशंस होती हैं जो कि सारे मायोफाइब्रल्स को सराउंड कर रही होती हैं, उन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब्यूल्स। बेसिकली ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है मसल फाइबर का, ये कैल्शियम आयंस को स्टोर करता है, यानी कि रिच इन कैल्शियम आयंस होता है। तो जब एक्शन पोटेंशियल सरफेस से डीप तक ट्रांसफ़र करता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स, तो इसके एडजेसेंट जो होता है टर्मिनल सिस्टर्नी, इसमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डायहाइड्रोपायरेटिन रिसेप्टर्स। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं लिंक्ड होते हैं कैल्शियम चैनल्स के साथ, जिन्हें हम कैल्शियम रिलीज चैनल्स या फिर रियानोडिन रिसेप्टर्स भी कहते हैं। तो बेसिकली जब एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे ट्रांसफर ट्यूब्यूल से आगे ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो जो डायहाइड्रोपायरेटिन रिसेप्टर्स हैं वो एक्चुअली वोल्टेज के चेंज होने की वजह से एक्टिवेट हो जाते हैं और वो जो कैल्शियम रिलीज चैनल्स हैं उनको ओपन कर देते हैं। तो जो कैल्शियम है ये थ्रू आउट द मसल फाइबर, टर्मिनल सिस्टर्नी और लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब्यूल्स, जितने भी कैल्शियम के चैनल्स हैं वो सारे ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कंसनट्रेशन होती है कैल्शियम की वो ज़्यादा होती है, तो कैल्शियम डिफ्यूज़ करना लग जाते हैं बाहर इनटू द सार्कोप्लाज्म। तो ये जो कैल्शियम है ये फिर फर्दर जो है ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन जो है उसके स्ट्रक्चर को डिस्प्लेस करते हैं, जिसकी वजह से वही कैल्शियम जो है फर्दर कंट्रैक्शन करवाता है मसल की। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं बेसिकली एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग। तो इसी तरह से ये ट्रांसफर ट्यूब्यूल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंप्लीट सिस्टम होता है जो कि कंट्रैक्शन करवा रहा होता है। उसके बाद हम देखेंगे चलो कंट्रैक्शन तो हो गई है, अब जितना कैल्शियम रिलीज़ हुआ है वो दोबारा से वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैसे जाएगा ताकि जो कंट्रैक्शन है वो कंटिन्यूसली ना होती रहे, वो मतलब स्टॉप हो जाए। तो उसके लिए ना जो हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग कुछ पंप्स होते हैं, कैल्शियम पंप्स होते हैं, जो कि जो कैल्शियम है उसको अगेन जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके अंदर जो अगेन जो है वो फेंक देते हैं, ताकि जो सार्कोप्लाज्म है वहाँ से कैल्शियम की कंसनट्रेशन फिर से कम हो जाए और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फिर से ज़्यादा हो जाए और जो ये सारा कंप्लीट प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाए कंट्रैक्शन का। इसी तरह से फिर जब दोबारा से नर्व एक्शन पोटेंशियल आएगा, नर्व के थ्रू कोई सिग्नल आएगा, फिर से इसी तरह से ट्रांसफर ट्यूब्यूल के ज़रिए जो है एक्शन पोटेंशियल अंदर तक आएगा और फिर से कैल्शियम रिलीज होगा और फिर से कंट्रैक्शन होगी और इसी तरह से ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। इस तरह से जो कैल्शियम आयंस हैं वो सार्कोप्लाज्म के अंदर सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ही अचानक से आते हैं, कंट्रैक्शन करवाते हैं और फिर से वापस चले जाते हैं। और वो जो कुछ मिली सेकेंड्स के लिए कैल्शियम आयंस आते हैं उससे हम कहते हैं एक्साइटेटरी पल्स ऑफ कैल्शियम आयंस। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस टॉपिक को समझने में थोड़ी हेल्प मिली होगी। आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।